हेलो फ्रेंड्स, आ गया हूँ मैं आपके लिए एक और नई क्लास का रेलवे सीरीज में। आज हम पढ़ने वाले हैं सामान्य विज्ञान में रेलवे साइंस में टॉप ऐसे क्वेश्चन, वो भी केमिस्ट्री के, जो आपको अपकमिंग रेलवे के एग्जाम में एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी, आरपीएफ टेक्नीशियन सभी प्रकार के रेलवे के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। हम एक सीरीज चला रहे हैं रेलवे सीरीज 2024-25, जिसमें जितने भी अपकमिंग रेलवे के एग्जाम हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम विज्ञान पढ़ रहे हैं, जिसमें कुछ लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस सामान्य विज्ञान की रहती है। तो आप दोनों क्लास लाइव और रिकॉर्डेड दोनों से जुड़कर क्या कर सकते हैं, क्लास का लाभ ले सकते हैं। चलिए लगाते हैं हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका एक और नई क्लास में। चलिए लगाते हैं हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन है। आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है कि सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया में कौन सी गैस उत्पन्न होती है। देखिए, केमिस्ट्री में कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे फ्रेंड। तो सबसे पहले आपको कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए, जैसे कि सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का जो सूत्र होता है क्या होता है, Na2CO3 होता है। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र Na2CO3 किसके साथ में क्रिया करा भाई, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में क्रिया कर रहा है। HCl के साथ में बोले ये रिएक्शन करता है तो कौन सी गैस बनाते हैं। हम इसके दो मॉलिक्यूल ले रहे हैं भाई। ये दोनों आपस में अगर रिएक्ट करेंगे, अभिक्रिया करेंगे, तो क्या करेंगे भाई, दो सोडियम और दो क्लोरीन आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो बन जाएगा क्या, NaCl बन जाएगा। दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, H2O बना लेंगे। और साथ में बचेगा क्या, CO3 में से एक ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा तो बचेगा कौन सा, CO2 बनेगा। तो NaCl क्या है, हमारे पास एक प्रकार का लवण है जिसको हम सॉल्ट कहते हैं। H2O क्या है भाई, लिक्विड है, एक द्रव है। और गैस अवस्था में क्या है भाई, CO2 है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा कि जब भी सोडियम कार्बोनेट की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में कराई जाती है तब कौन सी गैस बनती है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। मेरे फ्रेंड, आपको इस वीडियो की जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं उनकी एक टेलीग्राम चैनल में हम PDF जो है वो अपलोड कर देते हैं। वहाँ से आप इस वीडियो के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उनकी PDF को आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए लगाते हैं हमारा आज का अगला क्वेश्चन। शुष्क लिटमस पेपर पर शुष्क HCl गैस की क्या क्रिया होती है, आपको बताना है। शुष्क लिटमस पेपर पर HCl गैस की अगर क्रिया कराना है तो कौन सी क्रिया होगी, आपको बताना है। तो देखिए भाई, जो लिटमस पेपर है अगर उसमें HCl गैस, HCl क्या है भाई, हमारे पास क्या होता है, अम्ल होता है। HCl अम्लीय प्रकृति की होती है। तो अम्लीय गैस को अगर हम भेजेंगे तो क्या करेंगे, तो हमें अम्ल की प्रकृति के बारे में पता है कि अम्ल क्या करते हैं भाई, नीले लिटमस पेपर को ब्लू कलर के लिटमस पेपर को कैसे कर देते हैं, रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो नीले को क्या कर देते हैं, ये लाल में बदल देते हैं। तो HCl भी क्या है, हमारे पास गैस है। तो ये भी क्या करेगा, नीले लिटमस पेपर को कैसे बदल देगा भाई, लाल में बदल देगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है ना। चलिए लगाते हैं हमारा आज का अगला क्वेश्चन है। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन क्या होता है। कॉपर सल्फेट का सबसे पहले सूत्र बताते हैं, CuSO4 होगा। इसको इसको अगर हम जल में घोल देते हैं, H2O में घोल देते हैं, तब इसका क्या बन जाता है भाई, जलीय विलयन बन जाता है। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन क्या होता है भाई, कॉपर सल्फेट क्या होता है, अम्लीय प्रकृति का होगा। तो ये भी क्या करेगा, नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित कर देगा, नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित कर देगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि 1 × 10⁻⁵, 1 × 10⁻⁵ हमारे पास मोल प्रति लीटर में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सघनता वाले विलयन का पीएच, अगर किसी विलयन में 1 × 10⁻⁵ मोल प्रति लीटर विलयन है तो उस विलयन का पीएच मान क्या होगा, आपको यह बताना है। उस विलयन का पीएच मान क्या होगा। तो जब पीएच जो होता है लॉग का ऋणात्मक लघुगणक होता है। अगर हम बात करते हैं लॉग 10 बेस में अगर लेते हैं तो पीएच मान को कितना लिखा भाई, 10⁻⁵ लिखा हो। तो ये ऋणात्मक लघुगणक होता है। तो ऋण की घात में जितना भी होता है भैया, वही क्या होता है, आपका आंसर होता है। लेकिन ऋणात्मक नहीं होता है, इसका मान कैसे होता है भाई, धनात्मक होता है। क्योंकि पीएच का मान जो होता है वो 1 से लेके 14 तक होता है ना, 7 वाला उदासीन होता है, सबको पता है। तो हम धनात्मक के रूप में पढ़ते हैं। तो जितनी भी घात लगी रहती है वही आपको आंसर बताना है। तो क्या होगा, इसका पीएच स्तर जो होगा वो 5 होगा। चलिए लगाते हैं अगला क्वेश्चन। यदि किसी विलयन से नीला लिटमस
लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है तो इसका पीएच स्तर कितना होने की संभावना है? भाई नीले को लाल में कौन बदलता है? अभी हमने पढ़ा भाई नीले रंग को लाल रंग में कौन बदलता है, तो हम बोलेंगे कि एसिड बदलता, भाई अम्ल बदलता है ना, ब्लू को रेड में बदल देता है। तो एसिड कहाँ से कहाँ तक होता है, तो 1 से लेके कहाँ तक होता है, 6 तक होता है। भाई 7 वाला तो होता है क्या, उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। तो और 7 से लेके 14 तक क्या होता है भाई, बेस होता है, क्षारीय होता है। तो 9 वाला भी बेस वाले प्रकृति का होगा, 8 वाला भी बेस बनाएगा, 7 वाला क्या होगा, न्यूट्रल होगा। तो एसिड कौन बनाएगा भाई, एसिड बनाएगा कौन सा, 6 नंबर का। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या हो जाएगा करेक्ट, कि पीएच मान कितना होगा भाई, 6 तक होगा तो वो क्या होगा, अम्लीय होगा, क्योंकि वो नीले लिटमस को लाल रंग में कन्वर्ट कर देता है। और ऐसी जो लक्षण होते हैं, ऐसे जो गुण होते हैं, लक्षण होते हैं, वो किस में पाए जाते हैं, केवल एसिड में ही पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अधातु ऑक्साइड आमतौर पर कैसे होते हैं भाई, चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। अधातुओं के ऑक्साइड जैसे कि कार्बन है ना, सल्फर है, इनके अगर ऑक्साइड बात करें, जैसे कि CO2 है हमारे पास, SO2 है या SO3 है, तो इनके ऑक्साइड जो होते हैं हमेशा अम्लीय प्रकृति के होते हैं, आपको रखना। अधातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय प्रकृति। और जो धातुएं होती हैं जैसे कि मैग्नीशियम है या फिर कैल्शियम है, अगर इनके ऑक्साइड की बात करें तो इनके जो ऑक्साइड होते हैं ये होते हैं क्षारीय प्रकृति के। हमेशा याद रखिएगा, अधातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। और सॉरी, धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, अधातुओं के ऑक्साइड कैसी प्रकृति के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भाई हमारे पास, ऑप्शन नंबर 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, कि एसिडिक होंगे भाई, अम्लीय प्रकृति के होंगे। उदासीन प्रकृति वो होती हैं जो धातु और अधातु दोनों के जैसे ऑक्साइड नहीं रखते हैं। और उभयधर्मी वो होते हैं जो धातु के ऑक्साइड और अधातु के ऑक्साइड दोनों के जैसे गुण प्रदर्शित करते हैं, तो उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं, है ना। जैसे कि उभयधर्मी प्रकृति के अगर आपको कुछ उदाहरण बताएं तो N2O जो है वो उभयधर्मी ऑक्साइड होता है ना। चलिए 187 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से संकेतक का उपयोग अम्लीय और उदासीन विलयनों के बीच फर्क करने के लिए नहीं किया जाता? भैया अम्लीय और उदासीन विलयन के बीच फर्क करने के लिए नहीं किया जाता। यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है अम्लीय और क्षारीय प्रकृति को क्या करता है भाई, बताता है कि कौन सा अम्लीय है और कौन सा क्षारीय प्रकृति का। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर तो बताता ही बताता है। बचते हैं हमारे पास कौन से भाई ऑप्शन, 2 और ऑप्शन बचते हैं, उनको देख लेते हैं एक बार। कौन से ऑप्शन है भाई, पढ़िएगा। फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन कैसा होता है भाई, फिनोफ्थलीन जो है ये इंडिकेटर करने का काम नहीं करता। मिथाइल ऑरेंज भी इंडिकेट करने का काम करता है और योसिन भी करता है। तो इस हमें पूछा नहीं करता, ये उनमें क्या बताता भाई, अंतर बताता फिनोफ्थलीन, है ना, इनको इंडिकेट नहीं करता है, इसलिए बी ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट हो जाएगा। खालिस्तान उभयधर्मी प्रकृति का होता है। उभयधर्मी प्रकृति का कौन होता है भाई, तो हम बोलेंगे कि जो जिंक का ऑक्साइड है, जिंक का ऑक्साइड ये क्या होगा, उभयधर्मी प्रकृति का होगा। उभयधर्मी प्रकृति मतलब जो अम्लीय ऑक्साइड और क्षारीय ऑक्साइड दोनों के जैसे काम करेगा। अम्लीय ऑक्साइड और क्षारीय अम्लीय ऑक्साइड और क्षारीय ऑक्साइड दोनों के जैसे जो व्यवहार प्रदर्शित करता है वो क्या कहलाता है, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाता है ना। और जो दोनों के जैसे व्यवहार प्रदर्शित नहीं करता उसे उदासीन या न्यूट्रल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ये क्या होगा भाई, उदासीन होगा, है ना, उदासीन। N2O जो है वो उदासीन होता है। कैल्शियम ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है भाई, क्षारीय होती है। और सल्फर डाइऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा सल्फर, क्योंकि हमारे पास अधातु है, कैल्शियम धातु है, अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, कैल्शियम धातु है, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, N2O उदासीन है। तो ये कौन सा होगा भाई, ये उभयधर्मी ऑक्साइड होगा। उभयधर्मी जो अम्लीय ऑक्साइड और क्षारीय ऑक्साइड दोनों के जैसे प्रकृति रखेगा। अगला क्वेश्चन है, पीएच मान 7 से 14 में वृद्धि किसका प्रतिनिधित्व करता है? 7 से लेके क्या, 7 से कहां तक जा रहे हैं भाई, 14 तक जा रहे हैं, तो किसका प्रतिनिधित्व करेगा भाई? तो पीएच के बारे में बता दें कि पीएच मान में, पीएच का पूरा नाम होता है क्या, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है, याद रखिएगा। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। तो पीएच मान में जब कमी होती है तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ती है, और पीएच मान में जब वृद्धि होती है तो हाइड्रोक्साइड आयन, OH माइनस आयन की सांद्रता बढ़ती है। तो हमारा 7 से 14 हो रहा है, मतलब पीएच मान में क्या हो रही है भाई, वृद्धि हो रही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, कि OH आयन सांद्रता में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। कि जब भी पीएच मान क्षार की तरफ जाता है तब हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता जो है वो बढ़ती जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा लवण अम्लीय है, आपको बताना। अम्लीय लवण, मैग्नीशियम का सल्फेट, है ना, MgSO4, है ना,
मैग्नीशियम सल्फेट है, अमोनियम फास्फेट, अमोनियम फास्फेट NH4, सोडियम एसीटेट Na2COO Na, सोडियम एसीटेट COO CH3COO Na, इसका सूत्र हो जाएगा। सोडियम एसीटेट का सूत्र क्या होगा भाई? CH3COONA, है ना, ये इसका क्या हो जाएगा? सूत्र हो जाएगा। और सोडियम कार्बोनेट का तो सबको पता है भाई, Na2CO3 होता है। आपको बताना है कि अम्लीय कौन सा है। अम्लीय कौन सा होगा भाई? अमोनियम फास्फेट जो होगा, अमोनियम फास्फेट जो होगा ये कैसे होगा? अम्लीय प्रकृति का होगा। ऐसी कौन सी धातु ऑक्साइड है जो अम्लों के साथ क्षारों के साथ भी प्रतिक्रिया करते हैं? अम्लों के साथ भी और क्षारों के साथ, दोनों के साथ जो प्रतिक्रिया करने वाली धातु है उसका नाम पूछा है आपको। तो आपको बता दें कि क्षारीय ऑक्साइड तो क्षार के साथ, अम्लीय ऑक्साइड अम्लों के साथ, न्यूट्रल ऑक्साइड दोनों के साथ नहीं करते। तो बचता हमारे पास एक ही ऑप्शन नंबर बी नंबर का, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये क्या होते हैं भाई? अम्लों के ऑक्साइड और क्षारों के साथ, दोनों के साथ क्या करते हैं? रिएक्शन कर देते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग शुद्ध पीएच को मापने के लिए एक संकेतक के रूप में करते हैं? पीएच को मापने के लिए एक संकेतक के रूप में किसका उपयोग करते हैं भाई? तो यूनिवर्सल इंडिकेटर का प्रयोग करते हैं। इससे पता चलता है कि अम्लीय प्रकृति का है या क्षारीय प्रकृति का है ना। चलिए, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड की प्रकृति किस प्रकार की होती है आपको बताना है। तो एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड होता है Al2O3 जिसको बोलते हैं हम, Al2O3 जो होता है वो उभयधर्मी होता है। Al2O3 उभयधर्मी प्रकृति का होता है। इसका मतलब अम्लीय ऑक्साइड और क्षारीय ऑक्साइड दोनों के जैसे गुण प्रदर्शित करता है। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड उभयधर्मी प्रकृति का होता है। कौन सा घोल क्षारीय होगा? कौन सा घोल क्षारीय होगा? ALP में आया हुआ क्वेश्चन है भाई। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जिसमें कम होगी और OH आयन की सांद्रता जिसमें अधिक होगी, OH माइनस की सांद्रता अधिक होगी तो वो क्या होगा? क्षारीय होगा। या फिर हम बात करें कि H प्लस आयन की सांद्रता अगर कम होगी तब भी वो क्या होगा भाई? क्षारीय होगा। क्योंकि H प्लस आयन की सांद्रता अगर अधिक होगी तो वो कैसे हो जाएगा? अम्लीय प्रकृति का हो जाएगा। तो देखिए, H प्लस आयन की सांद्रता कम है ना 7 से, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास ही क्या हो जाएगा? इसमें अधिक है, बराबर है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा कि H प्लस आयनों की सांद्रता जो है वो क्या हो जाएगी? कम है अगर, तो वो क्या कैसे प्रकार का होगा? क्षारीय प्रकृति का होगा। खालिस्तान परमाणु संख्या रखने वाला एक तत्व क्षारीय ऑक्साइड उत्पन्न करेगा। समूह देखिए, परमाणु संख्या 17 किसकी होती है? तो भाई क्लोरीन की। परमाणु संख्या 6 कार्बन की होती है। 7 वाली किसकी होती है? नाइट्रोजन की। 20 वाली होती है किसकी? कैल्शियम की। ये हमने एटॉमिक नंबर लिख दिए। एटॉमिक नंबर 17 होता है क्लोरीन का, 6 कार्बन का, 7 होता है नाइट्रोजन का और कैल्शियम का 20 होता है। तो इनके अगर ऑक्साइड बनाए, है ना, जैसे क्लोरीन का ऑक्साइड, कार्बन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, तो हमें पता है कि इनके ऑक्साइड तो कैसे होते हैं भाई? हाँ, अधातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। ये भी अधातु, ये भी अधातु। इसके ऑक्साइड तो कुछ उदासीन भी होते हैं, है ना, जैसे कि उदासीन होते हैं, जैसे कि N2O जो है वो उदासीन है। इनके ऑक्साइड कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं। तो बचता हमारे पास एक ही ऑप्शन कि क्षार के जो ऑक्साइड है वो कैसे होते हैं? सॉरी, धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। तो कैल्शियम हमारे पास क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर, जिसका परमाणु क्रमांक कितना है? 20 है। एटॉमिक नंबर क्या है? 20 है। चलिए लगाते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। खाने का नमक किससे बना होता है? खाने का नमक जो NaCl है वो किसका बना होता है आपको बताना है। खाने का नमक तो आप सबको पता है कि Na और Cl से मिलकर बना है। तो Na क्या है हमारे पास? धातु है, धातु है। और Cl क्या है भाई? अधातु है ना। धातु और अधातु से मिलकर बना है, मतलब एक प्रबल अम्ल और एक प्रबल क्षार। ये क्या है भाई? प्रबल अम्ल है और ये क्या है? प्रबल क्षार। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से मिलकर क्या होता है? बना होता है। इनके हाइड्रोक्साइड से भी मिलकर बना हो सकता है। निम्न में से कौन सा विलयन इन सभी में से सबसे अम्लीय है? सबसे ज्यादा अम्लीय कौन सा होगा भाई? 7 वाला तो क्या होगा मेरे फ्रेंड? उदासीन होगा। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। 7 वाला क्या होता है भाई? उदासीन होता है ना। 6 वाला विलयन कम अम्लीय, 1 वाला और ज्यादा, है ना। 0 वाला क्या होगा? सबसे अधिक अम्लीय होगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारे पास? करेक्ट हो जाएगा। 0 से 7 तक क्या होते हैं भाई? 0 से 6 तक, सॉरी, 0 से 6 तक क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं, है ना। 7 वाला उदासीन होता है। ये तो बच्चे बच्चे को भी पता है भाई, न्यूट्रल होता है भाई, है ना, उदासीन। और 7 से आगे मतलब 8 से लेके 14 तक क्या होता है? क्षारीय होता है। तो 0 वाला क्या होगा? सबसे ज्यादा अम्लीय होगा।
मानव शरीर का पीएच स्तर कितना होता है? मानव शरीर का पीएच स्तर होता है 7 से लेके 7.8 तक होता है। 7 से लेके 7.8 तक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। वह प्रक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं। अम्ल और क्षार मिलकर, अम्ल और क्षार जैसे भैया NaOH ले लो और हमने ले लिए HCl ले लिए। हमने NaOH और HCl ले लिए भैया, ये दोनों अगर रिएक्शन करेंगे तो NaCl और क्या बना लेंगे भैया, H2 बना लेंगे। NaCl और H2O बना लेंगे, है ना। अम्ल और क्षार मिलकर क्या करते हैं, लवण बना रहे हैं। NaCl क्या हमारे पास लवण है और H2O क्या है, जल है। तब तो इस प्रक्रिया का नाम क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो इस प्रक्रिया का नाम क्या होता है भाई, उदासीनीकरण होता है। उदासीनीकरण, अम्ल और क्षार दोनों क्या हो जाते हैं भाई, उदासीन हो जाते हैं और जिससे क्या मिलता है, लवण बनता है और जल बन जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, हम उदासीनीकरण कहते हैं। हाइड्रोलाइसिस के बारे में बता दें आपको, जल अपघटन। जब कोई रासायनिक बंधों को जल के अणुओं के द्वारा तोड़ा जाता है तब उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। आशवन किसका करते हैं भाई, जल का आशवन करते हैं। जल को शुद्ध करने के लिए विद्युत अपघटन में क्या हो रहा है, रासायनिक बंधों को विद्युत के द्वारा तोड़ा जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन कहते हैं। चलिए, आशा करते हैं कि आपको क्लास पसंद आ रही है भाई। अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। बार बार बोल दिया जाता है ये क्वेश्चन, सॉरी ये सेंटेंस। एक सांद्रित अम्ल का तनुकरण करने के लिए क्या जोड़ना चाहिए? एक सांद्रित अम्ल है, उसको तनु करने के लिए क्या करना भैया, सांद्र अम्ल में जल मिला देना चाहिए भैया। पानी मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, तनु हो जाएगा। तो ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं भैया। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सक्राइब करें। क्या बोलते हैं, सक्राइब, सब्सक्राइब, है ना, सब्सक्राइब। चलो, बच्चे लोग बोलते हैं भाई ये सब्सक्राइब नहीं बोल पाते तो सक्राइब, सब्सक्राइब सब बोल देते हैं भाई। तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करना है। चलिए, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको इसी तरह की अगर वीडियो पसंद आते हैं तो हमें एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।